नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के संदर्भ में, प्रमुख रूप से जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वह टॉपिक है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 32। इसका अर्थ, प्रावधान और महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं आपके संविधान में भाग 3, संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, आपके संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद जो है आर्टिकल 12 से 35 के बीच वर्णन किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 32 जो है इसी फंडामेंटल राइट के संदर्भ में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताने का प्रयास करता है। ठीक है, थोड़ा सा आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, वही बात, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार के रूप में संवैधानिक उपचारों का अधिकार न्याय, जवाबदेही और व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। पहली बात मैंने क्या बोला, यह है कि मौलिक अधिकार के रूप में यह संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उपचारों का अधिकार न्याय और जवाबदेही, ठीक है, और व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। यह नागरिकों को अधिकारों के उल्लंघन होने पर निवारण की मांग करने का अधिकार प्रदान करता है, जो लोकतंत्र में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जो लोकतंत्र में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, एवं अगर मैं बात करूं संवैधानिक उपचारों के अधिकार का अर्थ, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज है, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, संवैधानिक उपचार जो रेमेडीज है, संवैधानिक उपचार किसी भी देश के संविधान द्वारा प्रदान किए गए उन कानूनी तंत्रों को संदर्भित करते हैं जो व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और उन्हें लागू करने के लिए होते हैं। ठीक है, ये उपचार नागरिकों को न्यायपालिका से राहत मांगने का अधिकार देते हैं जब उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन राज्य या किसी अन्य निकाय द्वारा किया जाता है। तो ये उपचार विधि के शासन को बनाए रखने, जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा एक लोकतांत्रिक समाज के भीतर नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, अन्य बातें क्या हैं, अन्य बात यह है कि भारत में संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन इंडिया, तो आप देखेंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान में, जैसे हमने बताया, एक निहित मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो फिर इस बात पे इतना आप जान लीजिए कि यह जो है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट। चूंकि देखिए, अब मुख्य बातें यहां से निकल कर आता है। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के तहत प्रावधान, देखिए अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत कोई भी पीड़ित नागरिक का मतलब क्या है, यहाँ पे जिस भी नागरिक के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, पीड़ित नागरिक मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इसमें इस संबंध में निम्नलिखित 4 प्रावधान हैं। पहला, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक है,
उच्चतम न्यायालय के पास, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए, ठीक है, शक्ति दिया गया है, रीट जारी करने का, आदेश जारी करने को, ठीक है। संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किसी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रीट जारी करने का अधिकार दे सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आर्टिकल 226 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हाई कोर्ट के पास जो शक्ति दिया गया है उच्च न्यायालय के पास, वो आर्टिकल 226 के तहत है। वो किसके तहत है? आर्टिकल 226 के तहत है, ठीक है। देखिए, कुछ लोगों का जो विशेष वक्तव्य है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संबंध में कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में सराहा है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा के रूप में सराहा है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी विशेषताओं पे आप जान ही रहे हैं कि यह प्रावधान उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटर बनाता है। यह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय को मूल और व्यापक लेकिन अनन्य शक्तियां प्रदान करता है। जैसे मूल शक्तियां, ओरिजिनल पावर आप जान ही रहे हैं, आर्टिकल 32 के तहत बहुत सारे रीट जारी करने का, निर्देश जारी करने का अधिकार है, ठीक है। अब हम लोग यदि बात करें कि न्यायालय के संदर्भ में जो रीट जारी करने का एक शक्ति है, ठीक है, अबाउट द रीट्स, क्या है रीट के बारे में, तो आर्टिकल 32 यानी कि आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी पीड़ित नागरिकों के फंडामेंटल राइट के खिलाफ, ठीक है, रीट जारी करने का शक्ति है। उसी प्रकार आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के पास है। तो रीट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत के संदर्भ में रीट एक न्यायालय द्वारा जारी किए गए औपचारिक लिखित आदेश को संदर्भित करता है। लिखित आदेश है रीट, क्या है? एक लिखित आदेश है जो न्यायालय द्वारा, खास करके सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी एक आदेश को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य क्या है, जो भी आपको हमने बताया, मौलिक अधिकारों को लागू करना और कानूनी गलतियों को सुधारना है। इसका उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों को लागू करना और कानूनी गलतियों को सुधारना है, ठीक है। भारत में रीट जारी करने की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय यानी कि अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को यह शक्ति दिया गया है, जो कि मैंने आपको बताया है। ये बात हो गया। अब यदि हम लोग बात करते हैं कि रीट के प्रकार के बारे में, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रीट। देखिए, भारत में हमने आपको बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या किसी अन्य अधिकृत न्यायालय या निम्नलिखित अधिकृत न्यायालय जिसको अधिकृत किया गया हो, 5 प्रकार से रीट होते हैं। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक होता है उत्प्रेषण, एक होता है प्रतिषेध, एक होता है परमादेश, एक होता है अधिकार परीक्षा। ये 5 हैं, ठीक है, जो कि आपको जानने की जरूरत है। अब मैं बात कर रहा हूं बंदी प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में। क्या इंपॉर्टेंट बात है बंदी प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में? जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है, देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस जो होता है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को सामने प्रस्तुत करना, ठीक है। यानी कि देखो, यह ऐसा मामला है, इसके द्वारा न्यायालय ये बताने की कोशिश करता है कि कोई भी बंदीकर्ता किसी भी अपराध में संलिप्तता है या फिर उसे संलिप्तता के आधार पर पकड़ा जा रहा है पुलिस के माध्यम से, तो उसे उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे, ठीक है।
जिससे न्यायालय बंदीकरण के आधारों पर विचार कर सके और यदि बंदीकरण विधि सम्मत ना हो तो बंदी को मुक्त करने का आदेश जारी किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है। अब इसमें जो आने जाने का जो टाइमिंग है उसको नहीं इंक्लूड किया जाता है, नहीं जोड़ा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, इस प्रकार के रीट का उद्देश्य यह है कि जो मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना है। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस जो रीट है, इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि जो मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना। ठीक है, यह रीट सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। कभी कभी यूपीएससी ऐसे बिंदुओं पे फंसा देता है। ठीक है, तो यह जो रीट है यह सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। हालांकि यह उन मामलों में जारी नहीं की जा सकती है जहां हिरासत वैध है, कार्यवाही किसी विधायिका या न्यायालयों की अवमानना के लिए है, हिरासत एक सक्षम न्यायालय द्वारा है, हिरासत न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। ठीक है, जैसे अगर हिरासत वैध है तो फिर आप ये रिट नहीं जारी करा सकते हैं, या कार्यवाही किसी विधायिका या न्यायालय की अवमानना के लिए है तब भी आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हिरासत एक सक्षम न्यायालय द्वारा है तब भी नहीं आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है परमादेश, मैंडमस। देखिए परमादेश जो होता है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है, हम आदेश देते हैं। यह न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया गया आदेश है जिसमें उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जाता है। जो परमादेश है यह न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया गया आदेश है जिसमें उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जाता है जिसे वह पूरा करने में विफल रहा है या करने से इनकार कर दिया है। ठीक है, इसे किसी सार्वजनिक अधिकारी, सार्वजनिक निकाय, निगम, अवर न्यायालय, न्यायाधिकरण या सरकार को समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। एक बात और, परमादेश के संदर्भ में जो इंपॉर्टेंट पहलू है वो क्या है वो भी जान लीजिए कि यह रीट किसी निजी व्यक्ति या निकाय के खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता है। ये बात भी नोटिस करने की जरूरत है। विभागीय निर्देश को लागू करने के लिए जिसमें वैधानिक शक्ति निहित नहीं है उसमें भी ये रीट नहीं जारी किया जा सकता है। जब कर्तव्य विवेकाधीन प्रकृति का हो तब भी ये रीट नहीं जारी किया जा सकता है। जब उस संवैधानिक प्राधिकारी का जो कर्तव्य हो, विवेकाधीन हो, उस संदर्भ में भी ये रीट नहीं जारी किया जा सकता है। किसी संविदात्मक दायित्व को लागू करने के लिए भी नहीं किया जा सकता। भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपालों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी ये रीट परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये बात जो है इंपॉर्टेंट है। ये बात इंपॉर्टेंट है जो कि आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। प्रतिषेध देखिए प्रतिषेध जो है इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है निषेध करना। ठीक है, यह उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने या उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। जो प्रतिषेध रीट है यह उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या जो भी ट्रिब्यूनल है न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र
का अतिक्रमण करने या उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए जारी किया जा सकता है। ठीक है, ये बात हो गया। यह रीट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के खिलाफ जारी किया जा सकता है और इसे प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों या निजी संस्थाओं के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है। तो यूपीएससी के दृष्टि से बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वह क्या है कि यह रीट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। इसे आप प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों या निजी संस्थाओं के खिलाफ नहीं जारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सर्ट्योररी। सर्ट्योररी में देखते हैं आप उत्प्रेषण, हिंदी में उसको बोलते हैं उत्प्रेषण। ये क्या होता है? इसका अर्थ होता है ना प्रमाणित होना या सूचित किया जाना। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा अलग है प्रतिषेध से, जान लीजिए। यह उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को या तो उसके पास लंबित किसी मामले को अपने पास ट्रांसफर करने या किसी मामले में उसके आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जा सकता है। जैसे देखिए, उसमें वो अतिक्रमण करने के बारे में जो है, जैसे अतिक्रमण ना कर सकते, अपने अधिकार का अधिक प्रयोग, अधिकार का ही प्रयोग करे, अपने अधिकार से बाहर निर्णय ना दे। इसमें क्या होता है कि कोई ऐसा मामला हो जिसे उच्च न्यायालय चाहे मामले को अपने पास जो है स्थानांतरित करने की जरूरत हो, ट्रांसफर, या उस किसी भी न्यायालय के आदेश को रद्द करने के लिए, न्यायालय ने जो आदेश दिया उसको रद्द करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, यह रीट अधिकार क्षेत्र से अधिक या अधिकार क्षेत्र की कमी या कानून की त्रुटि के आधार पर जारी किया जाता है। ठीक है, यह रीट जो है अधिकार क्षेत्र से अधिक या अधिकार क्षेत्र की कमी, ठीक है, जब ऐसा या कानून की त्रुटि हो, आपने कोई डिसीजन दे दिया है तो उस आदेश को रद्द करना हो या उस मामले को हाईकोर्ट के पास ले जाना हो, ट्रांसफर करना हो, तो ऐसे मामले में उत्प्रेषण रीट जारी किया जाता है। ठीक है, चूंकि जो प्रतिच्छेद रीट है ये केवल निवारक है, लेकिन उस उत्प्रेषण रीट निवारक और उपचारात्मक दोनों है। ये उपचार भी, जैसे प्रतिषेध में देखा आपने कि आक्रमण करने से रोक रहे हैं, लेकिन नहीं, इसको सीधे मंगा ले रहे हैं अपने पास। ठीक है, ये उपचारात्मक भी है। ये बात आप समझ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। ठीक है, देखिए इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है किस प्राधिकरण या वारंट द्वारा। अधिकार परीक्षा का अर्थ है कि किस प्राधिकरण या वारंट द्वारा। ठीक है, यह किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद के दावे की वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। यह किसी व्यक्ति द्वारा किसी संवैधानिक पदों की वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश है। इसलिए यह किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद के अवैध अतिक्रमण को रोकता है। ठीक है, अन्य रीटों के विपरीत किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा इस रीट की मांग की जा सकती है, न कि केवल पीड़ित व्यक्ति के द्वारा। अधिकार परीक्षा, देखो, अधिकार परीक्षा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है, ऐसा नहीं कि जो पीड़ित हो वही मांग कर सकता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, यह रीट की मांग की जा सकती है। ये क्या करता है कि जो सार्वजनिक पद के दावे की वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ है। ठीक है, वो अपने, जैसे कि जो सार्वजनिक पद पर बैठा है, क्या वही व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है कि कोई अन्य व्यक्ति? ठीक है, कोई अन्य व्यक्ति उस कार्यों का निर्वहन करने के लिए जिम्मेदार है। तो जो संवैधानिक व्यक्ति है उसके पदों की वैधता की जांच करना और उसके किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद के अवैध अतिक्रमण को भी रोकता है इसके माध्यम से। ठीक है,
अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार। ये बेहद इंपॉर्टेंट है और यहां से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में प्रश्न, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जो कि आपको जानकारी बताना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, बताना ही पड़ेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का रीट क्षेत्राधिकार 3 मामलों में भिन्न होता है, इसे भी जान लीजिए आप। यहाँ देखिए एक डायग्राम है, एक है मानदंड, पैरामीटर्स, सर्वोच्च न्यायालय का और उच्च न्यायालय का। क्षेत्र स्कोप क्या, देखिए सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रीट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रीट जारी कर सकता है। इस प्रकार उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय से व्यापक है। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार। क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, देखिए सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ रीट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय केवल अपने क्षेत्राधिकार के भीतर रहने वाले व्यक्ति या अपने क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित सरकार या प्राधिकरण के खिलाफ ही रीट जारी कर सकता है, या अपने क्षेत्राधिकार के बाहर केवल तभी जब कार्यवाही का कारण उसके क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होता है। इस प्रकार रीट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय से अधिक व्यापक है। रीट जारी करने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ, ये सिर्फ अपने ही क्षेत्र में क्षेत्राधिकार के भीतर स्टेट गवर्नमेंट या किसी प्राधिकरण के खिलाफ हो सकता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात आता है कि विवेकाधिकार इस क्षेत्र में क्या है। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत उपाय अपने आप में एक मौलिक अधिकार है और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय अपने रीट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, अनुच्छेद 226 के तहत उपाय विवेकाधिकार पर आधारित है। ठीक है, इसलिए उच्च न्यायालय अपने रीट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इनकार नहीं कर सकता। यह है दोनों में अंतर। रीटों का भारतीय संविधान में महत्व क्या है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसे भी जान लिया जाए। देखिए मौलिक अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में ये बात आप जान रहे हैं, न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में भी ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि न्यायिक समीक्षा में आपको एक बात मैं समझा दे रहा हूं कि ये रीट न्यायपालिका को सरकारी निकायों, प्रशासनिक प्राधिकरणों और अन्य संस्थानों के कार्यों की न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। ये रहा महत्व के बारे में, रीट के बारे में। ठीक है, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में।